मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई हमारी एमसीक्यू सीरीज़ जो यूट्यूब पर चलाई जा रही है एमपीपीएटी 2026 के एग्ज़ाम को लेकर। उसी सीरीज़ को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे संबंधित क्या क्या फैक्ट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर हम लोग फुली डिटेली डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भाई हमारी संस्थान के द्वारा एमपीपीएटी ऑनलाइन की क्लासेस स्टार्ट है भाई, ठीक है ना भाई। क्योंकि इस बार अभी को पता है कि जो 8 मई में क्या होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाली, जिसके लिए काफ़ी कम समय मिला हुआ है हम लोगों को, ठीक है ना भाई। इतने कम समय में पूरे पीएटी के कोर्स को या सिलेबस को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते या पूरा एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ सकते। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं भाई, संपूर्ण कोर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चर है या उसमें जो पीसीएमबी वाला पोर्शन पूछा जाता है, सभी को हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से ऑनलाइन आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के ऐप पर सुचारू रूप से चला रहे हैं। अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज़ विथ सॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि केवल आपको केवल एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, इसके साथ क्या करवाया जा रहा है भाई, उसका सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है, ठीक है ना भाई। उसका सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है। तो आप इस सीरीज़ को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की क्लास का क्या कर सकते हैं भाई, जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई हमारी क्लासेस के बारे में, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ के दौरान विभिन्न प्रकार के पशुपालन से संबंधित जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं हमारी क्लास के बारे में। ठीक, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भाई। मवेशी मीन्स हम पशु की बात कर रहे हैं भाई। मवेशी के निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जूनेटिक मीन्स संक्रमित रोग है। संक्रमित क्या भाई, मतलब एक बीमार पशु से दूसरे पशु में क्या करना, बीमारी का फैल जाना। मतलब अगर कोई पशु बीमार है, ठीक है भाई, मतलब किसी पशु को बीमारी हो गई है और वही बीमारी किसी दूसरे पशु में हो गई, मतलब एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु में जो बीमारी हो जाती है उसे हम क्या बोलेंगे भाई, संक्रमित रोग बोलेंगे, या उसी को हम क्या बोलते हैं, जूनेटिक रोग कहते हैं। अर्थात पशु से मानव में प्रेषित, मतलब वह कौन सी बीमारी है जो पशु से किस में हो जाती है भाई, मानव में हो जाती है। मतलब पशु से मानव में होने वाली कौन सी बीमारी है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। पहला ऑप्शन है ब्लैक क्वार्टर भाई, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लंगड़ी रोग के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लंगड़ी रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग, लंगड़ी रोग भी कहते हैं भाई। इसके अलावा दूसरा हमारा गलघोटू है, ठीक है भाई, गलघोटू है। इसमें क्या होता है आपको पता है भाई, खुरपका मुंहपका रोग है। इसके अलावा एंथ्रेक्स है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई वह कौन सा रोग है जो क्या होता है, पशु से मानव में भी हो सकता है। तो आपको मैंने ऑप्शन बताया भाई, ब्लैक क्वार्टर है, गलघोटू है, खुरपका है, मुंहपका और एंथ्रेक्स है। अब यहाँ पर आपको जो रोग दिखाई दे रहे हैं भाई, जैसे ब्लैक क्वार्टर है, ये भी जीवाणु के माध्यम से होने वाली बीमारी है भाई। गलघोटू भी जीवाणु के माध्यम से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा एंथ्रेक्स भी किसके कारण होता है भाई, जीवाणु के कारण होता है। और खुरपका मुंहपका किसके कारण होता है, ये वायरस या विषाणु के कारण होने वाला रोग है। अब हमसे पूछा गया है वो कौन सा रोग है जो मानव में भी पशु से आ सकता है। अगर हम लोग बात करें भाई तो याद रखिएगा एंथ्रेक्स, ठीक है भाई। एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो किससे आ सकता है भाई, एंथ्रेक्स ऐसा रोग है जो पशु से मानव में हो सकता है। एकमात्र रोग है भाई जो एंथ्रेक्स है जो पशु से मानव में भी हो सकता है। अब एंथ्रेक्स का जो रोग कारक है वो क्या है भाई, रोग कारक है जीवाणु। कौन है भाई, जीवाणु इसका क्या है भाई, रोग कारक है। किस जीवाणु के कारण होता है भाई, तो बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है ना भाई। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। अब इसके जो जीवाणु होते हैं एंथ्रेक्स के, वो कहाँ पर होते हैं भाई, मृदा में, मीन्स कहाँ पर होते हैं, मिट्टी में होते हैं। और इनके जीवाणु मिट्टी में लगभग 60 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं भाई। लगभग कितने वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, 60 वर्ष तक क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो याद रखिएगा एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। किस जीवाणु के कारण, बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण। और जिसके जीवाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं भाई, मृदा में होते हैं। और लगभग कितने वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, 60 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा एंथ्रेक्स रोग के और भी नाम होते हैं भाई, एंथ्रेक्स रोग के और भी नाम होते हैं। अन्य नाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंथ्रेक्स रोग के जो अन्य नाम हैं,
एंथ्रेक्स रोग के जो अन्य नाम है वो कौन कौन से रोग है भाई? इसे हम लोग विष ज्वर, ठीक है भाई, या इसे ही हम लोग पीला ज्वर के नाम से भी जानते हैं, पीलिया ज्वर भाई, ठीक है, या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बावला रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? बावला रोग भी बोलते हैं। चक्कर वाली बीमारी भी कहा जाता है भाई इसे, चक्कर वाली बीमारी, ठीक है भाई। किस बीमारी के नाम से जाना जाता है? चक्कर वाली बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम गिल्टी रोग भी कहते हैं भाई, इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग? गिल्टी रोग भी बोलते हैं। इसी को हम लोग तिल्ली रोग भी बोलते हैं भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? तिल्ली रोग के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे हम गिल्टी रोग भी कहते हैं, तिल्ली वाला रोग भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग तिल्ली रोग के नाम से भी जानते हैं भाई, तिल्ली रोग, या इसे हम लोग ब्रूस स्टार्टर रोग भी कहते हैं भाई, ब्रूस स्टार्टर रोग भी कहा जाता है। तो देखिए एंथ्रेक्स रोग को बहुत सारे नामों से जाना जाता है भाई, विष ज्वर हो गया, पीला ज्वर हो गया, बावला हो गया, चक्कर वाली बीमारी, गिल्टी रोग, तिल्ली रोग, ठीक है भाई, ब्रूस स्टार्टर रोग, कई सारे नामों से जाना जाता है। अब इस रोग की क्या होती है भाई? 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। एक एक करके सभी अवस्थाओं को हम क्या करते हैं? देखते हैं। इस रोग की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। एक एक करके हम सभी की अवस्थाएं देखते हैं। जैसे जो हमारा एंथ्रेक्स रोग है 3 अवस्थाओं में आता है। पहला होता है भाई अति तीव्र अवस्था, अति तीव्र अवस्था, ठीक है भाई। अति तीव्र अवस्था में क्या होता है? तो याद रखेगा, अति तीव्र अवस्था में पशु में क्या होता है कि पशु के मुंह से, नाक से और मलाशय से, ठीक है भाई, पशु के नाक, मुंह और मलाशय से क्या निकलने लगता है भैया? पशु के नाक, मुंह और मलाशय से क्या निकलने लगता है? एक क्या निकलता है भैया? लसलसा पदार्थ निकलने लगता है। लसलसा क्या निकलने लगता है? पदार्थ निकलने लगता है, ठीक है भाई। और इस जो अति तीव्र अवस्था होती है, अति तीव्र अवस्था में जो पशु होता है वो लक्षण प्रदर्शित नहीं करता भाई, लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है भाई, लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। पशु की क्या हो जाती है भाई? अचानक मृत्यु हो जाती है। पशु की अचानक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा होता है भाई तीव्र अवस्था। दूसरा कौन सा होता है भाई? तीव्र अवस्था होता है। दूसरा कौन सा होता है इसका? तीव्र अवस्था होता है। अगर हम तीव्र अवस्था की बात करते हैं तो तीव्र अवस्था में क्या होता है भाई? तीव्र अवस्था, तीव्र अवस्था में क्या होता है इस रोग में? तीव्र अवस्था में क्या होगा भाई? पशु को क्या हो गया? बुखार होगा, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा बुखार होगा, ठीक है भाई। इसके अलावा पशु क्या होगा? तीव्र अवस्था में पशु को क्या होता है? तीव्र बुखार होता है। इसके अलावा पशु में क्या होगा भैया? खूनी दस्त होंगे। कैसे होंगे भाई? खूनी दस्त होंगे। मतलब पशु क्या करेगा? जब गोबर करेगा तो गोबर के साथ क्या आने लगेगा भाई? खून आने लगेगा। इसके अलावा पशु को क्या होगा? तेज बुखार होगा। और इस अवस्था में क्या करता है पशु? पशु 24 से 48 घंटे में क्या हो जाती है भाई? 24 से 48 घंटे में क्या हो जाती है? पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये पहली अवस्था में क्या था भाई? मुंह, नाक और मलाशय से लसलसा पदार्थ निकलता है और लक्षण प्रदर्शित नहीं करता भाई। अति तीव्र अवस्था में एंथ्रेक्स रोग में पशु कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करता और पशु की क्या हो जाती है? अचानक मृत्यु हो जाती है। तीव्र अवस्था में क्या होगा भाई? पशु को तेज बुखार होगा और पशु खूनी दस्त करेगा। मतलब जब पशु क्या करेगा? गोबर का स्त्रावण करेगा तो उसके साथ क्या आने लगेगा? खून आने लगेगा। और इस दौरान तीव्र अवस्था में पशु की 24 से 48 घंटे में क्या हो जाएगी भाई? मृत्यु हो जाएगी। तीसरी अवस्था कौन सी होती है भाई इसकी? तीसरी अवस्था इसकी होती है अधो तीव्र अवस्था, ठीक है भाई। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? अधो तीव्र अवस्था, ठीक है भाई, अधो तीव्र अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में एंथ्रेक्स रोग में क्या होता है? 5 से 7 दिन तक क्या होगा भाई? पशु बीमार रहेगा। पशु 5 से 7 दिन तक क्या रहेगा भाई? बीमार रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगी भाई पशु की? उसके बाद पशु की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एंथ्रेक्स रोग में मृत्यु दर कितने % होती है? तो याद रखो भाई, एंथ्रेक्स रोग में जो मृत्यु दर होती है वो 95 से
100% होती है। मतलब अगर किसी भी पशु को एंथ्रेक्स रोग हो गया तो उसकी मृत्यु होने के जो चांसेस है वो 101% है भाई, ठीक है ना भाई। तो एंथ्रेक्स रोग में क्या होता है, मृत्यु दर कितनी होती है, 95 से 100% होती है। इसके अलावा अगर हम एंथ्रेक्स रोग की बात करें भाई, तो एंथ्रेक्स रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है भाई, पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। मतलब अगर कोई पशु क्या कर रहा है भाई, एंथ्रेक्स रोग नामक बीमारी से मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस अवस्था में पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। तो परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, तो याद रखेगा एंथ्रेक्स रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। अब इस अवस्था में क्या करेंगे भाई, तो इस अवस्था में पशु को क्या करेंगे, हम मृत पशु को क्या करेंगे, 5 फीट गड्ढा खोदकर, ठीक है भाई, 5 फीट गड्ढे में क्या कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है ना भाई। मतलब हमें क्या करना है, अगर कोई पशु एंथ्रेक्स रोग से मर जाता है तो 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, उसमें पशु को क्या करना है, हमें दबा देना चाहिए। इस अवस्था में हमें पशु को जलाना भी नहीं चाहिए भाई, पोस्टमार्टम भी नहीं करना है और जलाना भी नहीं है, क्योंकि क्या होगा, अगर हम पशु को पोस्टमार्टम कर देते या जला देते तो उससे क्या होगा, जो एंथ्रेक्स बीमारी के जो जीवाणु होते, जो स्पोर्स होते हैं, वो हवा में क्या हो जाएंगे भी, फैल जाएंगे। उससे अन्य पशु को भी एंथ्रेक्स बीमारी हो सकती है, या उसी के माध्यम से मनुष्य को भी बीमारी हो सकती है भाई, क्योंकि मैंने कहा कि पशु से मानव में होने वाला रोग कौन सा है भाई, एंथ्रेक्स रोग है। मतलब एंथ्रेक्स रोग मानव में भी हो सकता है, तो हमें पशु को इस अवस्था में पोस्टमार्टम या जलाना नहीं चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, पशु को गड्ढा खोदकर, कितना गहरा भी, 5 फीट गहरा खोदकर क्या करेंगे, दबा देंगे, ताकि क्या हो सके भाई, पशु को हम लोग क्या कर सके, पशु को चिड़फाड़ ना करें, जिससे उसके स्पोर्स या जो बैक्टीरिया होंगे हवा में क्या होंगे, फैलेंगे नहीं। अब इसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, तो इसके बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्सीन दे सकते हैं भाई। एक वैक्सीन होती है, अगर वैक्सीन की बात करेंगे तो कौन कौन सी वैक्सीन देंगे भाई, एक होता है स्पोर वैक्सीन, ठीक है भाई, स्पोर वैक्सीन, और एक होता है हमारा स्ट्रोन वैक्सीन, स्ट्रोन वैक्सीन। ये दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पशु में क्या कर सकते हैं भी, बचाव कर सकते हैं। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंथ्रेक्स रोग से संबंधित, वो मैंने क्लियर कर दिया। और इसका राइट आंसर क्या है भाई, एंथ्रेक्स। इसका राइट आंसर क्या है, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपने काले रंग के मांस के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पर आपको मुर्गी की नस्ल दी गई है भाई। अब किस नस्ल का जो मांस होता है वो काले रंग का होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ए असील, बी में वनराज है, सी में चिटगांव है, और डी में क्या है भाई, कड़कनाथ है। अब देखिए ये जो चारों नस्लें आपको जो दिखाई दे रही है, सभी कैसी नस्लें हैं भाई, देसी या भारतीय नस्ल है। कैसी नस्ल है, देसी या भारतीय नस्ल है भाई, देसी या भारतीय नस्ल है। अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में देसी या भारतीय नस्लों की संख्या कितनी भाई, मुर्गियों की 20 नस्ल है। भारत में मुर्गियों की देसी या भारतीय नस्लों की संख्या कितनी भाई, 20। अब इस 20 नस्लों में 4 कैसी नस्ल है भाई, 4 शुद्ध देसी नस्ल है। 4 कैसी भाई, शुद्ध देसी नस्ल है। 4 कैसी है, शुद्ध देसी नस्ल है। अब वो 4 शुद्ध देसी नस्लें कौन कौन सी है भाई, तो 4 शुद्ध देसी नस्लें हैं। पहली है भाई कड़कनाथ, ठीक है भाई, दूसरा है असील, तीसरा है बसरा, और चौथा क्या है भाई, चौथा है हमारा चिटगोंग, या इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है मलय। इसी को क्या बोला जाता है, मलय। मतलब भारत में मुर्गियों की कितनी नस्लें हैं, 20, लेकिन उनमें से 4 देसी शुद्ध नस्लें वो कौन कौन सी भाई, कड़कनाथ है, असील है, बसरा है, चिटगोंग, जिसे मलय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है किसका मांस काले रंग का होता है, तो याद रखिएगा काले रंग का मांस किसका होता है, कड़कनाथ का। किसका होता है भाई, कड़कनाथ का होता है। ठीक है भाई, किसका मांस काले रंग का होता है, कड़कनाथ का होता है। इसलिए कड़कनाथ को और क्या बोला जाता है भाई, काला मासी। क्या बोला जाता है, काला मासी, क्योंकि इसके मांस और रक्त दोनों का ही रंग कैसा होता है भाई, काला होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, काला मासी बोलते हैं। अब इसका जो मांस का काला रंग या फिर रक्त का जो काला रंग होता है वो किस कारण से होता है, वो होता है भाई मेटमाइग्लोबिन, ठीक है भाई, मेटमाइग्लोबिन नामक वर्णक के कारण। ठीक है भाई, एक वर्णक होता है जिसका नाम क्या है भाई, मेटमाइग्लोबिन, जिस कारण से कड़कनाथ का जो मांस और जो रक्त होता है वो क्या होता है, काले रंग का
होता है। अगर हम कड़कनाथ की बात करें, ठीक है भाई, अगर हम कड़कनाथ की बात करें तो जो कड़कनाथ होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। कड़कनाथ क्या होता है भाई? कड़कनाथ की बात करेंगे तो कड़कनाथ प्रतिवर्ष कितने अंडे देता है? तो याद रखिएगा, कड़कनाथ प्रतिवर्ष कितने अंडे देता है भाई? 60 से 80 अंडे देता है। ठीक है भाई, कड़कनाथ प्रतिवर्ष कितने अंडे देता है? 60 से 80 अंडे देता है। अगर इसके नर के वजन की बात करें तो इसके नर का वजन कितना होता है भाई? नर का भार कितना होता है? तो नर का भार होता है 1.5 से 2 kg। ठीक है भाई, अगर मादा के भार की अगर हम लोग बात करें तो मादा का भार कितना होता है भाई? मादा का भार होता है 1 से 1.2 kg। ठीक है भाई, तो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और जो कड़कनाथ है ये मुर्गी की हल्की नस्ल है। कैसी नस्ल है भाई? हल्की नस्ल है, मतलब ज़्यादा बड़े आकार की नहीं होती, इसलिए तो आपने देखा भी नर का भार 1.5 से 2 kg और मादा का भार 1 से 1.2 kg होता है। अगर हम लोग बात करें तो कड़कनाथ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखेगा, जो कड़कनाथ है, याद रखें, जो अंडे का जो रंग होता है, किसका रंग भाई? अंडे का जो रंग होता है वो कैसा होता है भाई? हल्का भूरा। कैसा होता है? हल्का भूरा। एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है भाई, कड़कनाथ किस रंग के अंडे देती है, मतलब पूछा गया कि कड़कनाथ के अंडों का रंग होता है, तो याद रखेगा हल्का भूरा होता है। और एक वर्ष में कितने अंडे देती है भाई? 60 से 80 अंडे प्रति वर्ष देती है। इसके अलावा कड़कनाथ की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो कड़कनाथ की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है भाई? बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कड़कनाथ को कोई भी बीमारी आसानी से होने वाली नहीं है, या हो भी जाती है तो उसको आसानी से क्या कर सकता है? उस बीमारी से लड़ सकता है। इसलिए इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है भाई? ज़्यादा। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया भाई? कड़कनाथ। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? कड़कनाथ रख दिया गया है। इसके अलावा कड़कनाथ का जो मांस होता है भाई वो डायबिटीज, ठीक है भाई, डायबिटीज के बीमार मरीज होते हैं, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं ना भाई, डायबिटीज के मरीज के लिए भी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज के मरीज के लिए क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है भाई? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कम होता है। मतलब जो कड़कनाथ का जो मांस होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जबकि प्रोटीन की मात्रा क्या होती है भाई? प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 25% से भी क्या होती है? अधिक होती है। तो जो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मुर्गी का मांस डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे अच्छा होता है, तो याद रखिएगा कड़कनाथ या कालामासी का मांस सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। और कितनी परसेंट होती है प्रोटीन की मात्रा भाई? कड़कनाथ के मांस में 25% से अधिक। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि कड़कनाथ के मांस में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 25% से अधिक होती है। बहुत सारी नस्लें भाई, जैसे असील को क्या बोलते हैं? असील को गेम बर्ड बोला जाता है, गेम बर्ड बोला जाता है भाई, ठीक है ना। मतलब ये जो गेम बर्ड के लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो उपयोग होता है भाई कैसा होता है? मनोरंजन के लिए या खेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? मनोरंजन या खेल के लिए होता है, इसलिए इसे हम लोग गेम बर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? असील का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? असील का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है भाई? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है भाई, इसे असील को इसलिए क्या बोला जाता है? असील को इसलिए लखनऊ का मुर्गा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अगर वनराज की बात करेंगे तो वनराज कैसी नस्ल है भाई? वनराज बैकयार्ड पोल्ट्री। ठीक है भाई, बैकयार्ड पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बैकयार्ड पोल्ट्री क्या होता है? तो याद रखेगा बैकयार्ड पोल्ट्री क्या होता है? आंगन में मुर्गी पालन करना। गांव में आपने देखा है भाई कि गांव में आंगन होता है और खुले में मुर्गियां क्या हो रही होती है? चर रही होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बैकयार्ड पोल्ट्री। तो बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए कौन सी अच्छी नस्ल है भाई? वनराज है। ठीक है भाई, इसके अलावा चिटगांव या मलय, चिटगांव या मलय का इस्तेमाल भी हम लोग क्या करते हैं भाई? ये विभिन्न प्रकार की नस्लों को तैयार करने में करते हैं। तो परीक्षा में कड़कनाथ से संबंधित, असील से संबंधित, वनराज से संबंधित या चिटगांव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सभी के बारे में मैंने आपको क्या बता दिया भाई? यहाँ डिटेल में बता दिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप को क्या बोलते हैं हिंदी में भाई? क्रमोन्नति। क्या बोला जाता है? क्रमोन्नति। ग्रेडिंग अप को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रमोन्नति। मतलब ग्रेडिंग अप के माध्यम से गैर वर्णित, ठीक है भाई, गैर वर्णित मतलब अशुद्ध पशु, ठीक है भाई, अशुद्ध पशु मवेशियों को 99% शुद्ध नस्ल में परिवर्तित करने के लिए
कितनी पीढ़ियों की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम देखिए नई नस्ल तैयार करने की एक विधि है जिसका नाम क्या है भाई, ग्रेडिंग अप, या जिसे हिंदी में क्रमोन्नति बोलते हैं। ठीक है भाई। अब जो क्रमोन्नति या जो ग्रेडिंग अप होता है उसमें क्या होता है, गैर वर्णित मतलब अशुद्ध नस्लें, अशुद्ध नस्लों का मतलब होता है जो बहुत कम दूध उत्पादन करती है। ठीक है ना भाई। तो गैर वर्णित मवेशियों को 99% शुद्ध नस्लें में, मतलब हमें क्या करना है, जो अशुद्ध नस्ल की मतलब जो कम उत्पादन करती है उन नस्लों को हमें क्या करना है भाई, अधिक उत्पादन करने वाली नस्लों में परिवर्तित करना है। तो उसकी जो 99% शुद्ध नस्ल में परिवर्तित करने के लिए कितनी पीढ़ियों की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई। अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा। 3 पीढ़ी की आवश्यकता होती है, 5 पीढ़ी की आवश्यकता होती है, 7 पीढ़ी की आवश्यकता होती है, या 9 पीढ़ी की आवश्यकता होती है। अब अगर हम लोग बात करेंगे क्रमोन्नति की भाई, ठीक है भाई, क्रमोन्नति या जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, ग्रेडिंग अप कहते हैं, क्रमोन्नति या ग्रेडिंग अप। अब क्रमोन्नति या जो ग्रेडिंग अप होती है ना भाई, भारतीय नस्लों को सुधारने की सबसे अच्छी विधि है। भारतीय नस्लों को सुधारने की सबसे अच्छी विधि है भाई। ठीक है ना भाई। क्योंकि देखिए जो भारतीय नस्ल है वो क्या करती है, कम उत्पादन करती है। अब कम उत्पादन करने वाली नस्लों को हमें क्या करना है, अधिक उत्पादन करने वाली नस्लों में परिवर्तित करना है। तो क्रमोन्नति या ग्रेडिंग अप के माध्यम से क्या होता है, भारतीय नस्लों को सुधारने की सबसे अच्छी विधि है। अब क्रमोन्नति में क्या किया जाता है भाई, क्रमोन्नति में हम क्या करेंगे, क्रमोन्नति में हम क्या करेंगे भैया, क्रमोन्नति में हम क्या करेंगे, 100% शुद्ध सांड लेंगे। 100% क्या करेंगे भाई, शुद्ध सांड लेंगे। ठीक है भाई। उसका क्रॉस किससे कराएंगे, अशुद्ध नस्ल से। किससे करा देंगे भाई, अशुद्ध नस्ल से करा देंगे। मतलब हमने क्या किया, क्रमोन्नति ग्रेडिंग अप क्या है भाई, पशु को शुद्ध करने की या पशु में अच्छे गुण लाने की एक विधि है। उसमें हमने क्या लिया, 100% शुद्ध सांड लिया। मतलब ऐसे सांड को लिया जो क्या है भाई, अधिक उत्पादन करने वाला है। ठीक है भाई। और उसके साथ किसका क्रॉस करवा दिया हमने, अशुद्ध नस्ल का क्रॉस करवा दिया जो दूध उत्पादन करती नहीं है, बहुत कम मात्रा में करती है। तो हम जब दोनों का हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी भाई, F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी, F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों नस्लों का F1 पीढ़ी में कितना प्रतिशत गुण आएगा भाई, 50%। मतलब जो शुद्ध नस्ल का सांड है इससे कितने प्रतिशत गुण आया भाई, इससे आएगा भैया 25% गुण। ठीक है भाई। और इससे कितना आ गया भाई, 25% गुण आ गया। तो F1 पीढ़ी में इस शुद्ध नस्ल का जो गुण है अशुद्ध नस्ल में कितने % आ गया भाई, 50% आ गया। ठीक है भाई। तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे F2 पीढ़ी में देखते हैं तो अब क्या करेंगे भाई, अब जो F1 पीढ़ी आई है इस F1 पीढ़ी का हम लोग पुनः किससे क्रॉस करवा देंगे भाई, F1 पीढ़ी का पुनः किससे क्रॉस करवा देंगे, 100% शुद्ध सांड से। 100% शुद्ध सांड से पुनः क्या करवा देंगे भाई, इसका क्रॉस करवा देंगे। अब जब हम दोनों का क्रॉस करेंगे तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी भाई, F2। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी, F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। और इसमें शुद्धता का प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, शुद्धता का प्रतिशत कितना हो गया, 75% हो गया। फिर हम क्या करेंगे भाई, F2 पीढ़ी आ गई। F2 पीढ़ी में पुनः किसका क्रॉस करवा देंगे भाई, 100% शुद्ध नस्ल के सांड से करवा देंगे। देखिए हमने 100% शुद्ध नस्ल का सांड लिया है, शुद्ध सांड का करवा देंगे भाई। तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी भाई, हमें हो जाएगी F3 पीढ़ी। और F3 पीढ़ी में शुद्धता का प्रतिशत कितना हो जाएगा बढ़कर, क्योंकि देखिए F1 में शुद्धता का प्रतिशत कितना आ गया भाई, 50%। F2 में कितना आ गया, 75%। और F3 में कितना आ जाएगा भाई, 87.5% आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाते जाएंगे, क्रॉस करवाते जाएंगे। तो F4 पीढ़ी, अब F4 पीढ़ी आएगी तो उसमें शुद्धता का प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, F4 में हो जाएगा 93.75। शुद्धता का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 93.75। इसके बाद करेंगे भाई F5 पीढ़ी में शुद्धता का प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, तो F5 पीढ़ी में 96.87% हो जाएगा भाई। F6 में आ जाएंगे भाई, तो F6 में कितना हो जाएगा भाई, F6 में हो जाएगा 98.43%, 98.43%। और F7 में कितना हो जाएगा भाई, 99.22%। तो हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया भी 99% शुद्ध नस्ल में परिवर्तित करने के लिए कितने पीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं भाई F7 पीढ़ी में कितना गुण आ गया भाई शुद्धता का, 99.22%। तो इसका आंसर सही क्या होगा भाई, 7वीं पीढ़ी। तो क्रमोन्नति या ग्रेडिंग अप क्या है भाई, भारतीय नस्लों को सुधारने की एक अच्छी
विधि है। इसमें हम क्या करेंगे, 100% शुद्ध सांड लेंगे, उसका अशुद्ध नस्ल से क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे, और जो हमारी जनरेशन आएगी उसे F1 पीढ़ी बोलेंगे। उसमें शुद्धता का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50%। अब जो हमारी जो F1 पीढ़ी आई है पुनः उसका हम क्या करवा देंगे, 100% शुद्ध सांड से पुनः क्रॉस करवा देंगे, तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी, F2, जिसमें शुद्धता का प्रतिशत बढ़कर कितना हो जाएगा, 75%। वैसे जब F2 पीढ़ी में पुनः हम 100% शुद्ध नस्ल का हम क्या करवाएंगे, क्रॉस, तो F3 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें शुद्धता का प्रतिशत कितना होगा भाई, 87.5%। इस प्रकार से जब हम क्रॉस करवाते जाएंगे तो 7वीं पीढ़ी में हमें शुद्धता का प्रतिशत कितना प्राप्त होगा भाई, 99.22%। तो हमसे पूछा भी गया है भाई 99% शुद्ध नस्ल हमें कौन सी पीढ़ी में प्राप्त होगी, तो 7वीं पीढ़ी में प्राप्त होगी। इसी तरह से भाई हम लगातार क्वेश्चन लाते रहेंगे जो परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो भाई इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।